सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाया हुआ है, ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट टेस्ट फायर्ड। हाल ही में डीआरडीओ ने जो हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसके एक एडवांस वेरिएंट को फायर किया है, टेस्ट किया है। इससे हुआ क्या है कि इसकी एक्यूरेसी कुछ बढ़ाई गई है। अब ये बहुत बेहतरीन ढंग से अपने लक्ष्य को अटैक कर सकता है और कुछ इसकी रेंज को एक्सपेंड किया गया है। तो मैं पहले बता देता हूं कि इस न्यूज़ से हम मल्टी डायमेंशनल इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे, कई डायमेंशंस में कवर करेंगे। पहली चीज़ हम जानेंगे ब्रह्मोस क्या है। दूसरी चीज़ हम क्या जानेंगे, ब्रह्मोस समझने के बाद हम देखेंगे कि अभी जो एडवांस्ड वेरिएंट का टेस्ट हुआ है वो क्या है। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है। और चौथी चीज़ ये हम देखेंगे कि जिस डिस्ट्रॉयर के माध्यम से इसका टेस्ट हुआ है, जिसे हम आईएनएस विशाखापत्तनम कहते हैं, वो क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल ये न्यूज़ है, इसमें जानबूझकर मैंने कई चीज़ों को कवर किया है, हम उसको अच्छे से समझेंगे। चलो भाई, अतिशय अनुप्रिया एसआर मूवीज एंड क्लिप समझ में आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं और देखते हैं कि ये है क्या ब्रह्मोस। चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा अंतर है। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो आप देखोगे पैराबोलिक शेप में जाएगी, या आप देखोगे परवलयाकार आकृति में जाएगी, या ऐसे जाएगी। दूसरी चीज़, यानी अगर बैलिस्टिक की बात करें तो बैलिस्टिक का मतलब हुआ कोई मिसाइल अगर आप देखोगे कि पैराबोलिक शेप में जा रही है या प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रही है तो उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो लगभग अर्थ के पैरेलल जाती हैं, यानी अगर ये अर्थ है तो सरफेस के पैरेलल जाती हैं। इन मिसाइल्स को हम बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो पहली चीज़ तो ये तय हो जानी चाहिए कि जो ब्रह्मोस है वो क्रूज मिसाइल है। मतलब ब्रह्मोस कैसी जाएगी, अर्थ के पैरेलल होती हुई जाएगी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत नहीं जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उम्मीद है आप इसका मतलब तो समझ गए होंगे। अब हम समझ लेते हैं ब्रह्मोस क्या है। तो देखिए ब्रह्मोस एक प्रकार का रशिया का और भारत का जॉइंट वेंचर है, यानी रशिया ने और रूस ने और भारत ने आपसी कॉपरेशन के माध्यम से एक विशेष प्रकार की क्रूज मिसाइल को, या हम कहें दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल्स हैं उसमें से एक को डेवलप किया जिसका नाम है ब्रह्मोस। अब अगर हम बात करें इसका ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा, तो इस बात को याद रखना है कि इसका ब्रह्मोस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप देखो कि इसको अगर हम तोड़ने का प्रयास करें तो इसको आप देखोगे कि भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र, और साथ ही साथ हम देखें रूस की एक नदी है जिसका नाम है मोस्कवा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ रशिया की नदी का नाम तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि रशियन भाषा में मोस्कवा बोल सकते हैं, MOSKVA। तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कवा नदी के नाम पर इस मिसाइल का या क्रूज मिसाइल का नाम पड़ा ब्रह्मोस। याद रखिएगा भारत ने रूस के सहयोग से इस मिसाइल को डेवलप किया है। अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसकी 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस में हम अगर देखें तो पहली स्टेज में हम सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ करते हैं। दूसरी स्टेज में पहली स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का यूज़ करते हैं। दूसरी स्टेज में हम लिक्विड इंजन का या लिक्विड का यूज़ करते हैं। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं, यानी जो हमारी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसको हम ज़मीन से लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, इस क्रूज मिसाइल को हम ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी बात, आकाश से भी लॉन्च कर सकते हैं। तीसरी बात, समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब है हम इसको जल से, इसको थल से और इसको वायु से, तीनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं। दिन और रात किसी भी समय लॉन्च कर सकते हैं। जाड़ा गर्मी बरसात किसी भी मौसम में लॉन्च कर सकते हैं। यानी एकदम ब्रह्मास्त्र जैसी है, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम ज़मीन से, सरफेस से लॉन्च कर सकते हैं, इसको हम एयर से लॉन्च कर सकते हैं, इसको हम सी से लॉन्च कर सकते हैं, इसको कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी मौसम में इसको लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इसको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी बोला जाता है। यानी ये जो ब्रह्मोस आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट।
फायर एंड फॉरगेट। मतलब अगर हम फायर और फॉरगेट की बात करें तो इसका मतलब है दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार अगर आपने दाग दिया तो आपको फिर इसको गाइडेंस यानी इसके टारगेट के प्रति इसको गाइडेंस प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उन अच्छे बच्चों की तरह है जिन्होंने एक बार जो मन में ठान ली वो प्राप्त करके ही सांस लेते हैं। तो ब्रह्मोस की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस भी ऐसी ही मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ। ये अपने लक्ष्य को हिट कर ही देती है, इसको बार बार गाइडेंस प्रदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका सिप वेरिएंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये अभी इसी का टेस्ट किया गया है। ये देखिए आपको ये डिस्ट्रॉयर दिखेगा, इससे जाती हुई ब्रह्मोस मिसाइल दिखेगी। अब हम बात करें, ये दुनिया की कुछ फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है। जैसे अगर हम इसकी स्पीड की बात करें जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया, तो इसकी स्पीड है 2.8 मैक, यानी ये एक प्रकार की सुपरसोनिक मिसाइल है। यानी अगर हम दूसरी बात करें कि ये साउंड की स्पीड के या ध्वनि की गति के 3 गुना लगभग तेज चलती है। अगर हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि की गति की बात करें तो लगभग वो 1 मैक होती है। इसकी स्पीड 2.8 मैक है, यानी इसको हम सुपरसोनिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ध्वनि की रफ्तार के लगभग 3 गुनी रफ्तार से चलती है। तो ये हो गया ब्रह्मोस का, जो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि ब्रह्मोस किस देश के साथ मिलकर हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये पता होनी चाहिए कि जो हमने ब्रह्मोस डेवलप की है उसकी रेंज क्या है। तो अब हम देखेंगे कि हाल ही में जो ब्रह्मोस का टेस्ट हुआ है वो क्या है। देखिए अब थोड़ा सा हम न्यूज़ पर आ जाते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है, ब्रह्मोस एडवांस्ड वेरिएंट टेस्ट फायर्ड। अब नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है C2C वेरिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हाल ही में जो टेस्ट परीक्षण हुआ है जो न्यूज़ में है, जिसके कारण ब्रह्मोस न्यूज़ में आई, इसमें क्या हुआ है, हमने INS विशाखापट्टनम के माध्यम से यानी सी में एक टारगेट रखा था और उस टारगेट को हिट कर दिया, यानी इसने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को प्राप्त कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्मोस की रेंज के बारे में। देखिए इसकी रेंज किसी भी न्यूज़पेपर में अभी क्लियर नहीं हुई है कि इसने किस रेंज, अभी इसकी रेंज है क्या, लेकिन इसकी रेंज के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए ब्रह्मोस की रेंज पहले 290 किलोमीटर होती थी, यानी ये क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर पर टारगेट को। भारत के सामने एक समस्या थी कि भारत एक ट्रीटी का मेंबर नहीं था, भारत ने एक समझौते पर ट्रीटी में हस्ताक्षर नहीं किए थे, और वो ट्रीटी कौन सी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ट्रीटी। अब ये ट्रीटी क्या है ये समझते हैं। देखिए ये ट्रीटी इस बात का प्रोविजन करती है कि मतलब किसी भी प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी को या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को जो 500 किलोग्राम का पेलोड या वॉरहेड लेकर और 300 किलोमीटर जिनकी रेंज हो, वहां मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी। मतलब अब मैं समझाता हूं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी उसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर रखी गई थी। इसका एक कारण था, 2016 से पहले भारत MTCR का मेंबर नहीं था। अब MTCR क्या है, ये एक प्रकार का इनफॉर्मल और वॉलंटरी ट्रीटी है। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने भी जो भी इसके मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने एक प्रकार का समझौता कर रखा था कि ये मेंबर कंट्री जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी को और किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन हो गया, इसको उस कंट्री को ट्रांसफर नहीं करेंगे जो MTCR का भाग नहीं है। यानी फिर से समझिए, इस MTCR ट्रीटी में एक प्रोविजन किया गया कि ऐसी किसी भी मिसाइल को या कोई UAV को दूसरे देश को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जाएगी जो 500 किलोग्राम का पेलोड लेकर 300 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती हो। यानी कोई भी ऐसा मेंबर जो MTCR का सदस्य नहीं है उसको इसके मेंबर कंट्रीज इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि जो भी कंट्री MTCR का मेंबर नहीं है वो बहुत अधिक रेंज की मिसाइल डेवलप नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने एक समझौता कर रखा था, MTCR बोलते हैं। इस समझौते के तहत
वो देश जो इसके मेंबर नहीं हैं उनको इसके मेंबर देश ऐसी किसी भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करेंगे जिसके तहत 500 किलोग्राम के पेलोड को लेकर कोई मिसाइल या ड्रोन 300 किलोमीटर की दूरी तय करता हो। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अगर ये चीज आप समझ पाए हो तो फटाक से एक मैसेज कर दो कि क्या ये MTCR आप समझ पाए हो। इसका मतलब बस इतना सा ही था। 2016 में अगर हम बात करें तो 16 में भारत MTCR का 35वां मेंबर बन चुका है, यानी 35वां मेंबर बन चुका है। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस की रेंज को पहले 450 किलोमीटर तक और आगे चलकर लगभग 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। तो पहले आप इस चीज को बता दो, क्या आप MTCR को समझ पाए? चलो, MTCR अनुप्रिया शर्मा का मैसेज है कि नहीं आया समझ में सर। चलो इसको ऐसे समझो, देखो 34 देश यानी भारत के शामिल होने के पहले की बात करें, 34 देश एक प्रकार की स्वैच्छिक ट्रीटीमर बंध गए, यानी 34 देश एक साथ हैं और उन्होंने एक प्रकार का समझौता किया। इसमें बड़े बड़े कंट्रीज थे जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। अब इन देशों ने समझौता क्या किया? इन देशों ने ये समझौता किया कि जो देश यानी जो MTCR के मेंबर हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी को, यानी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी अच्छी मानी जाएगी? जो 500 किलोग्राम के न्यूक्लियर वॉरहेड को या अन्य प्रकार के वॉरहेड को 300 किलोमीटर तक लेकर जाती हो। तो कहा गया कि इसके मेंबर कंट्रीज इसके नॉन मेंबर्स को, यानी जो इसके मेंबर नहीं है उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी? जो 500 किलोग्राम के पेलोड को 300 किलोमीटर तक ले जाती हो। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो भी देश इसके मेंबर नहीं हैं उनके पास इतने भारी पेलोड को इतने अधिक दूरी तक ले जाने वाली टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया। तो MTCR सिर्फ इसीलिए भारत को रोकता था कि भारत की मिसाइल्स की रेंज या ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 से कम रखी गई थी, 290 किलोमीटर रखी गई थी, क्योंकि भारत इसका मेंबर नहीं था। अब भारत ने इसकी मेंबरशिप ले ली 2016 में, तो अब भारत अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ा सकता है। तो उम्मीद है इस बार समझ में आया होगा। फटाक से अनुप्रिया शर्मा मैसेज करके बता दो कि आप समझ पाई। यानी वो टेक्नोलॉजी, इतने भारी वेट को इतनी दूर तक ले जाने वाली मिसाइल की टेक्नोलॉजी को किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फटाक से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो शायद समझ में आ गया, क्योंकि ओके सर लिखा है, इसका कुछ मतलब तो समझ में आ नहीं रहा, फिर भी मान के चलते हैं। चलो अब अगर हम इसकी बात करें, ये हमने MTCR समझ लिया। तो भारत ने ब्रह्मोस की जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर रखी थी, उससे अधिक क्यों नहीं बढ़ाई? क्यों? क्योंकि भारत MTCR का मेंबर नहीं था। जैसे ही भारत ने 2016 में इसकी मेंबरशिप धारण की, भारत इसका 35वां मेंबर बन गया। अब भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि 450 किलोमीटर तक रेंज बढ़ेगी, उसके बाद 600 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात कर लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है इस न्यूज में, अगर आप इसमें दिखेगा कि इसको जिस भी डिस्ट्रॉयर से इसको लॉन्च किया गया है उस डिस्ट्रॉयर का नाम है, इसमें सिर्फ डिस्ट्रॉयर लिखा हुआ है, उस डिस्ट्रॉयर का नाम है INS विशाखापत्तनम। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डिस्ट्रॉयर क्या होता है। अगर हम किसी भी नेवी की बात करें तो इस नेवी में सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है किसी भी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में हम फाइटर एयरक्राफ्ट को या फिर हेलीकॉप्टर्स को उतार सकते हैं, पहली चीज। लेकिन क्या करते हैं दुश्मन देश किसी भी देश की नेवी को कमजोर करने के लिए उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए कई शिप्स रहते हैं साथ में। जैसे एक प्रकार के विशेष शिप हो गए जिनको हम कहते हैं फ्रिगेट, और दूसरे प्रकार के शिप हो गए डिस्ट्रॉयर। अब अभी जो टेस्ट हुआ है वो एक प्रकार के डिस्ट्रॉयर से हुआ है जिसे हम कहते हैं INS विशाखापत्तनम। अब इसमें अंतर समझते हैं। इस एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर होते हैं। अब अगर हम फ्रिगेट की और डिस्ट्रॉयर में अंतर की बात करें तो सबसे बड़ा होता है किसी भी नौसेना का, नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर। नंबर 2 पर डिस्ट्रॉयर होता है, नंबर 3 पर
फ्रिगेट होता है। डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट की सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे? इस डिस्ट्रॉयर से कई प्रकार की मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि इस डिस्ट्रॉयर से हम देखेंगे कि अगर इस डिस्ट्रॉयर की अगर हम बात करें तो इस डिस्ट्रॉयर में ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल्स होती हैं जो किसी भी प्रकार के असुरक्षा से इसकी रक्षा करती। यानी इस डिस्ट्रॉयर में आईएनएस विशाखापत्तनम की बात करें तो इस डिस्ट्रॉयर में 2 प्रकार की मिसाइल हैं, एक तो हो गया ब्रह्मोस और बराक 8 होगी। इस मिसाइल को क्यों रखा गया? ताकि इस डिस्ट्रॉयर के द्वारा हम किसी भी संकट से निपट सकें। अगर हम फ्रिगेट की बात करें तो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद डिस्ट्रॉयर, नंबर 3 पर फ्रिगेट। यानी फ्रिगेट सबसे छोटा होता है, या हम कहें कि डिस्ट्रॉयर का लगभग आधा या 75% होता है, इसलिए इसकी मोबिलिटी बहुत अधिक होती है। अगर मान लो ये पूरी किसी का तामझाम किसी भी देश का नेवी चल रही है तो यहां पर अगर किसी दुश्मन देश की नाव दिख गई छोटी सी तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर घुमाकर उस नाव को तो पकड़ने जाओगे नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि मोबिलिटी फ्रिगेट की बहुत अच्छी होती है, बहुत तेजी से ये जा सकता है। तो फ्रिगेट मोबिलिटी प्रदान करने के लिए या गति प्रदान करने के लिए यहाँ इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि भारत की एक प्रोजेक्ट है 15B, जिसके माध्यम से 4 आप देखोगे कि डिस्ट्रॉयर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें पहला अभी नेवी को मिल चुका है जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत और आईएनएस मर्मुगांव अभी मिलने को बाकी हैं। तो 4 हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम मिल चुका है नेवी को, आईएनएस मर्मुगांव, आईएनएस सूरत, आईएनएस इम्फाल, 3 अभी भारतीय नेवी को प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हमने प्रोजेक्ट 15B के माध्यम से हम 4 को डेवलप कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर को, उसमें पहला नेवी को मिल चुका है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और इसकी अमेरिका काफ़ी तारीफ भी कर चुका है आईएनएस विशाखापट्टनम की कि ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये डिस्ट्रॉयर लैस है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें, इस डिस्ट्रॉयर की बात करें, तो हम देखेंगे कि ये गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, यानी टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें एक अपना रडार सिस्टम लगा होता है जिसके माध्यम से दुश्मन देश की तरफ से आने वाले किसी भी संकट को ये ट्रैप कर सकता है और उसको मिसाइल से मार गिरा सकता है। ये इसमें रडार लगा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि ये आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है। 4 आने हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अभी 1 ही मिला हुआ है, 3 अभी और नेवी को प्राप्त होंगे। इससे इंडियन नेवी की पावर और अधिक बढ़ जाएगी। इसका डेवलपमेंट चल रहा है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में। जो 4 डेवलप हो रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के तहत, इनका डेवलपमेंट चल रहा है कहाँ पर? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में।